ये रेडियो लेक सिटी है। आज हमसे रूबरू हैं भारती राज। आप राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी। भारती जी, ये बताएं कि ये लेखा सेवा में कब और कैसे पहुंच गई आप? वेल, माय फादर वाज सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनकी और हम दो ही सिस्टर्स हैं, तो उन्होंने हमेशा हमें इक्वालिटी का ट्रीटमेंट दिया और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि पढ़ना है और कुछ बनना है। तो व्हेन आई केम इन 9th स्टैंडर्ड, उस टाइम उन्होंने कहा कि साइंस ही लें और साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने थे। साइंस का बैकग्राउंड लिया, फिर आगे मैंने आर्ट्स करी और एक ही फोकस था कि कुछ बनना है। तो मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम दिया। 92 में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा एक्चुअली जुलाई में मेरा MA का इंग्लिश लिटरेचर का ख़त्म हुआ एग्ज़ाम और उसी साल वैकेंसी निकली, मैंने दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी अप्रोच के, जैसा लोग कहते हैं। एंड आई मेड माई फादर्स ड्रीम कम ट्रू। भारती जी बताएं कि जब आपकी ये नौकरी लगी तो ये लगा कि यही मेरा सपना था और पूरा हो गया, या लगा कि नहीं कुछ और भी बनना था या कुछ और भी करना था? नहीं, मुझे बिल्कुल ये लगा कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी है, काफ़ी लोग उसको नेगेटिव कहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग आते हैं, अटकाउटेंट होते हैं, काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, इतना स्कोप है इसमें काम करने के लिए विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और मैंने जहाँ जहाँ काम किया है, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना है, वो माइलस्टोन सेट हुए हैं। इतना ज़्यादा मैंने काम किया और ऐसा काम किया जो कि अभी मुझे लगता है कि सच में किया है या कुछ जादू सा था। जैसे मैं आपको छोटा सा एक बताती हूँ, मेरी अल बचत में पोस्टिंग थी, तो उस टाइम हमको कुछ टारगेट्स मिला करते थे, टारगेट्स पूरे करने होते थे। उस टाइम क्या पता आपको भी मिला हो चांदी का सिक्का चांदी और सोने के सिक्के सरकार एज इंसेंटिव दिया करती थी, तो वो हमको बांटने होते थे, हमारे टारगेट पूरे करने होते थे। तो मुझे जयपुर जाना होता था वो सोने के सिक्के लेने के लिए, एंड इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज एक सिक्का 1000 रुपये का आता था और छोटे छोटे से सिक्के होते थे गोल्ड के, और असिस्टेंट डायरेक्टर को खुद जाना होता था। तो बहुत ज़्यादा कनेक्शंस थे नहीं, तो मैं बस में जाया करती थी और साथ में एक चेन और वो लॉक लेके, और उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी कि कहीं ये कोई पार कर ले। तो वो टारगेट्स मैंने पूरे किए, उसकी वजह से फिर मुझे स्टेट अवार्ड मिला। जो उस टाइम द देन फाइनेंस मिनिस्टर जो राजस्थान सरकार में थे, उन्होंने मुझे स्टेट अवार्ड दिया। एक तो ये अनोखा सा ही काम था ये वाला, अब तो वो डिपार्टमेंट ही बंद हो गया है। दूसरा, मैंने बिल्डिंग रेनोवेशंस और वो सारे काम तो बहुत किए ही हैं। उसके लिए तो जो लोग भी इंटरव्यू अगर सुनेंगे मेरे सर्विस के या दूसरे भी सर्विस के, उनको पता है कि मैं कैसे कैसे काम करती हूँ। बट एक सरकार की महती योजना है वरिष्ठ जन तीर्थ नागरिक योजना, जिसमें वो ट्रेन से 60+ लोगों को ले जाते हैं। उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था देवस्थान विभाग एज फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो हम एक बार तो ट्रेन ले गए थे। उसके बाद फिर ऐसा एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों नहीं हम इन लोगों को, जो और स्पेशली जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, ये गाँव से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो उनको क्यों नहीं हम बाय एयर ले जाएं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस तरह की चीज़ इंडिया में कहीं भी नहीं हुई थी कि हमें कोई इसका प्रेसिडेंस मिले, हम इसको कहीं से कुछ देख सके या कहीं जाके स्टडी कर सके, या कुछ हमको ऐसा कोई टेंडर में कोई इस तरह का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट था। आप सबको पता है, जो लोग श्रोता सुन रहे हैं, कि एयरलाइंस कोई प्राइवेट, मतलब ऐसे नहीं होती हैं कि बसेस की तरह की प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं और वो टेंडर कर दे और आ जाए। बड़ी बड़ी एयरलाइंस होती हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, वो एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क था। और जब मुझे ये काम मिला, तो मैंने इसको बहुत ही बखूबी और बहुत अच्छे अंदाज में निभाया। मेरे पर प्रेशर्स भी बहुत सारे आए, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर्स और बहुत तरीके की, मतलब पॉलिटिकल इज़ अ रॉन्ग वर्ड, इस तरह के प्रेशर्स आए। कुछ काम लोग कराना चाहते थे, कुछ वो सब दरकिनार करते हुए मैंने वो टेंडर्स किए और मैं सफल रही। और यहाँ से प्लेन उड़ा, उसमें वृद्धजन बैठे और उनकी जो खुशी का पारावार था वो उनकी आंखों में देखने जैसा था। अभी तक आपको याद होगा? जी बिल्कुल। इसके लिए मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि दिल्ली में फिर मुझे इसके लिए एक नेशनल अवार्ड मिला। आई डिड दिस एंड आई गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर विच आई एम अ वेरी वेरी प्राउड ऑफिसर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन दिया काम करने का। भारती जी, महिला होने के नाते क्या आपको सरकारी नौकरी में, हालांकि कहते हैं आजकल तो बहुत स्मूथ हो गई है, इन सब के बावजूद क्या महिला होने के नाते कुछ अतिरिक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
देखिए, मैं बहुत ज़्यादा जेंडर की बातें करती नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि एक बार आप घर से निकल गए हैं तो आपका जेंडर नहीं है, आपका काम बोलता है। यू आर अ पर्सन, वेदर यू आर अ फीमेल और अ मेल। लेकिन हाँ, ये भी फैक्ट है कि बीइंग बायोलॉजिकली जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो हम फीमेल्स ही हैं, तो उनकी वजह से हमको तकलीफ़ काफ़ी जगह उठानी पड़ती है। जैसे एक तो हम लोगों के लिए अभी भी वॉशरूम्स की दिक्कत है। बहुत सारे लेडी ऑफिसर्स इस बात से त्रस्त हैं कि उनकी बिल्डिंग में नहीं है या उनके रूम में नहीं है या आसपास भी नहीं है। ये वॉशरूम है तो हाइजीनिक नहीं है, ये भी समस्या ये होती भी है। तो मैंने ये मुद्दा हमेशा बहुत ज़ोरों से उठाया है। दूसरा, मुझे लगता है कि एक पुरुष अधिकारी को जो चीज़ें बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेल ही गेट्स दैट रिस्पेक्ट, वो हमें अर्न करना पड़ता है, अपने काम से बार बार प्रूव करना पड़ता है। जैसे मुझे 28 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, फिर भी हर ऑफिस में जाके मुझे नए सिरे से प्रूव करना पड़ता है कि येस आई कैन वर्क। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। और हाँ, ये भी है कि फ़ीमेल होने के नाते आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा एकदम शॉर्ट नोटिस पे नहीं कर सकते हैं। करते तो हैं ही, हम लोग भी टूर्स पे जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, पर वो एक थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बाकी सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। आजकल नज़रिया भी बदल गया है, महिलाएं भी खूब नौकरी में आ गई हैं, तो अब वो बातें थोड़ी कम होती जा रही है। लोगों का माइंडसेट बदल गया है, महिलाओं को देखने की, काम करने की ऑफिस में अब आदत सी पड़ गई है। भारती जी, कोविड-19 का समय बहुत संकट का समय, समाज, देश, हर एक तबके लिए, आपके लिए भी सरकारी सेवा में भी बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, आपके हिसाब से भी आई होगी, और आप जो काम करना चाह रही होंगी वो नहीं कर पा रही होंगी, वो भी दिक्कतें आई होंगी। बताएं कि कोविड-19 का समय आपके लिए कैसा रहा, और इसमें क्या कुछ ऐसा था जो अतिरिक्त रूप से आप कर पाई या नहीं कर पाई? वाकई कोविड-19 बहुत ही डिफ़िकल्ट समय था, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको निकाला। एक तो मेरा फर्स्ट ऑफिस था जहाँ पे मैंने थर्मल स्कैनर ख़रीदा। मैंने बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन करवाया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं लगातार सैनिटाइजेशन करवाती रही। मैंने जगह जगह अपने बिल्डिंग में लिखवा दिया था कि इस तरह से आपको आना है। और मेरा जो मेन है, क्योंकि अभी मैं एडिशनल डायरेक्टर पेंशन के पद पे कार्यरत हूँ, तो मेरा मेन मोटो था कि 60 प्लस के कोई भी लोग मेरे ऑफिस में नहीं आए, कोई भी पेंशनर मेरे ऑफिस में आना ही नहीं चाहिए। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरी यही कोशिश रही है कि मैं एक मेल पे और एक व्हाट्सएप पे काम करूं। उसको मैंने पूरी तरीके से अंजाम दिया। तो मेरे ऑफिस में कोई पेंशनर्स नहीं आए, कोई लोग नहीं आए। हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम भी किया, और मैंने फिर रोटेशन में लोगों की ड्यूटीज़ लगाई, तो हमारा काम भी पेंडिंग नहीं रहा। और मैं बहुत गर्व के साथ इस मंच से बताना चाहूँगी कि 21 हफ्ते से तक, जो कि हमारा 16/10/2020 को शुरू हुआ था, उस टाइम कोविड पीक पे था। एक तो मैंने मेरा ऑफिस शिफ्ट किया, दूसरा उस दिन से मैंने प्रण लिया था कि मैं 100 से कम पेंडेंसी लाऊंगी, तो 27 हफ्ते लगातार हमारी पेंडेंसी 100 से कम रही। ये प्रण आप कैसे लेती हैं? जी, ये मेरे ख्याल से स्वतः प्रेरणा और कुछ नया कर गुजरने की मेरी जो एक आदत रखती है या कहीं किसी को भेजती है लिखकर? नहीं, कुछ लिखती कुछ नहीं, सब हाँ, ये कुछ अंदर से आता है, कुछ नया करें, बिकॉज ये तो हमारा काम है। एक्चुअली सरकार ने भी हमको समय दे रखा है कि 30 दिन के अंदर अंदर पेंशन केसेस होने चाहिए। मेरा ये रहता है कि जो काम हम जल्दी से कर सके, मैं बहुत तेज़ सोचती हूँ, तेज़ चलती हूँ और तेज़ काम करती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि भाई उनको 30 दिन से हम लोग पहले कर दें। तो ये मैंने एक अंदर से संकल्प लिया, और ये संकल्प पूरा भी हुआ। और राज्य सरकार की जो 2 वर्ष पूरे हुए थे, उसमें मेरी ये इस उपलब्धि का भी उल्लेखनीय उसमें योगदान था। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विद कम स्टाफ, रोटेशन से स्टाफ आ रहा था, ऑफिस खुल नहीं रहे थे, उसके बाद ये करना, सारे स्टाफ को साथ लेके चलना, ये और लोगों को मोटिवेट करना, बड़ा ही एक चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए, पर वो मैं कर पाई। उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। भारती जी, हर कठिन समय मानवता को कुछ नए लेसन्स देता है, कुछ नए दरवाजे भी खोलता है। इस लिहाज से कोविड-19 ने एक काम ये किया कि हम लोग थोड़ा डिजिटल हो गए, यानी मैनुअल चीज़ों से हटें। और ये चीज़ कहीं ना कहीं पेंशन भोगियों या अर्थशास्त्र के लिए भी अच्छी रही होगी कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे बहुत ज़्यादा होने लग गया। आप दूध लेने जाते हैं, छोटी 20 रुपए की चीज़ भी लेते हैं, तो आप सब्ज़ी वाले को भी
डिजिटल पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कोविड-19 का एक तरह से मान के चलिए कि एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग डिजिटल उसकी तरफ गए। आपने इस समय का डिजिटलाइजेशन में कितना फ़ायदा उठाया? देखिए, हमने सरकार से कंप्यूटर्स मांगे इस दौरान कि हमारा बिना कंप्यूटर्स के काम नहीं चल सकता है, तो हमें सरकार वाज वेरी काइंड और हमें कंप्यूटर्स मिले, लैपटॉप मिले, हमें प्रिंटर्स मिले और सरकार का भी ये मंशा थी कि भाई ये सर्विस बुक जो है वो अब आनी बंद होनी चाहिए। हम लोगों की भी ये मंशा थी क्योंकि सर्विस बुक आती है वो सब वही जो आप कह रहे हैं कि बाय हाथ से भी उसको छूना पड़ता है, जगह जगह वो जाती है, वो बंद हो गई है। अब ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, तो हम ऑनलाइन अब पेंशन केसेस हम कर रहे हैं। और फिर से मैं बताना चाहूँगी कि उदयपुर रीजन में इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट रीजन्स टू ये हमने ऑनलाइन कुछ विभागों का किया और फर्स्ट पीपीओ हमारे ही रीजन से इशू हुआ है। तो वाकई इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और अभी एक सरकार ने एक चीज़ और करी है कि ये आरजीएचएस स्कीम एक लागू करी है पेंशनर्स के हित में। उसके लिए भी हमने हेल्प डेस्क वगैरह बनाई है और लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो हम लोग बहुत अच्छा अभी काम कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हो रहा है। वैसे तो इसमें ई मित्र वाले भी हेल्प करते हैं, लेकिन मेरे ऑफिस में एक हेल्प डेस्क खुली हुई है जो हम ये सारा काम करते हैं। भारती जी, पेंशन एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा होता है, यानी किसी व्यक्ति ने जीवन भर एक नौकरी की है और इसका अर्थशास्त्र से ज़्यादा उसके सम्मान से भी रिश्ता होता है, यानी उसने सेवा की है तो बदले में सरकार उसे पेंशन के रूप में सम्मान दे रही है। तो ये व्यवस्था, इसमें क्या क्या रुकावटें थीं और क्या क्या चीज़ें अब अच्छी हुई हैं? हालांकि सुनने में आ रहा है कि अब तो ये तक हो गया है कि पेंशन के मामले में सरकार एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या अच्छी हुई हैं, क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, ग्राउंड रियलिटी में यह है कि जो लोग इतना ज़्यादा ध्यान से इस बात को, इस पक्ष को देखते नहीं, क्योंकि व्यक्ति कोई गाँव ढाणी में बैठा हुआ है, कोई छोटा व्यक्ति है, कोई मैकेनिक है, कोई प्लम्बर है, क्योंकि सरकार में सब तरीके के लोग होते हैं। तो वो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ के जो अकाउंट्स पर्सनल हैं या जहाँ उनके डीडीओज़ बैठे हैं, उनको ये पेंशन केसेस बनाने नहीं आते। तो पेंशन केसेस बनने में बहुत देर हो जाती है। हमारे यहाँ, मेरे ऑफिस में इतना डिले नहीं होता है जितना कि नीचे से डिले होता है। दूसरा, अवेयरनेस उन लोगों में भी कम है। अगर उनकी कोई चार्जशीट है या उनकी कोई वसूली है या कोई उनके लोन्स एडवांसेस का कोई मामला है, तो वो लोग भी पूरा ध्यान नहीं देते हैं और लास्ट में जब पेंशन का टाइम आता है उस टाइम ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी जो कमी है कि जो सर्विस बुक में जो नेम होता है, हम लोग उसी नेम को मानते हैं। जो पेंशन बनाता है वो नेम कुछ और लिख देता है। नेम का मतलब जैसे डबल ए की जगह सिंगल ए कर दिया, पूनम देवी की जगह पूर्णिमा कर दिया, और बैंक इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत डीओ लेटर्स वगैरह लिखे, बहुत अवेयरनेस मैंने करी कि सब जगह एक रूपता होनी चाहिए। एक तो हमने ये किया। अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि ऑनलाइन है। और मेरा जो एक मंशा है कि कोई भी मेरे पास आता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, एक व्हाट्सएप पे और एक मेल पे मैं काम करती हूँ, तो उससे भी उनको बहुत सुविधा हो जाती है। जैसे उनको कोई दिक्कत होती है तो दे सेंड मी अ व्हाट्सएप, हम उनको तुरंत उसी टाइम ये बता देते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार की ये मंशा है कि एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी डिले नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से डिले हो जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा बताती हूँ, अभी कोविड में क्या हो रहा था, सब चीज़ें बंद थी, तो हमारे यहाँ से पीपीओ इशू हो भी गया है, लेकिन वो उस व्यक्ति तक जो किसी गांव ढाणी में बैठा है, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ या डूंगरपुर या कहीं और कोटड़ा, वहाँ नहीं पहुँच रहे थे। तो लोग बड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन है। तो जैसे ही पीपीओ जारी होता है तो पेंशनर को भी न्यूज़ चली जाती है कि भाई मेरा पीपीओ इशू हो गया है, लेकिन उसको फिजिकली ट्रेजरी में प्रेजेंट होना पड़ता है, तभी उसको पेंशन मिलती है। तो परेशान हो जाता था कि मेरे को तो मिला नहीं है, और बहुत सारे लोग मेरे से कंप्लेंट करने लगे कि भाई हमारे यहाँ नहीं पहुँचा है। तो मैं सीरियसली कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आता था कि मैं क्या करूँ, मतलब कैसे इस परेशानी को मैं हल करूं। क्या मैं खुद जाऊं उनके एक एक पेंशनर के घर और उनका दरवाज़ा खटखटा कर उनको पीपीओ हाथ में दूं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने इस बारे में सोचा और मुझे जो आपने एक पहले सवाल मुझसे पूछा था उसका भी थोड़ा सा जवाब इसमें है कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर थोड़ी सी दिक्कतें मुझे होती हैं। लोग पीछे बहुत खींचते हैं अगर आप कोई आइडिया लाते हो। तो मैंने ये सोचा कि आई विल राइट अ लेटर टू दिस, हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट को मैं लिखूंगी चिट्ठी और उनको रिक्वेस्ट करूंगी। तो मुझे सबने कहा वो दे आर फ्रॉम इंडियन पोस्टल सर्विस, वो राजस्थान सरकार का क्यों मानेंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मैंने अपने माननीय कलेक्टर सर हैं उदयपुर के, उनको मैंने चिट्ठी लिखी। मैंने कमिश्नर सर हैं राजेंद्र भट्ट सर, उनको चिट्ठी लिखी और दोनों ने मुझे बहुत प्रॉम्प्ट जवाब दिया। उन्होंने अपनी तरफ से
इंडियन पोस्टल सर्विस का जो यहाँ पे ऑफिस है उनको चिट्ठी लिखी और उससे चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई। अब मेरे पार्ट पे मैं ये करती हूँ कि जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रीज होती है उनकी मैं जो आरआर होती है उसको ट्रैक करके उनको फ़ोटो खींच के उनको भेज देती हूँ, जिससे कि वो खुद अपने लेवल पे ट्रैक कर सके। भारती जी, जैसे कि आपने खुद ने मजाक में जिक्र किया था अकाउंटेंट को अटकाउंटेंट कहना, और ये एक भारत का जहाँ भी जिक्र आता है, कोई भी सरकार हो तो ये आता है कि भी कुछ लोग जो बैठे रहते हैं, बाबू जो हैं, वो चीज़ अटकाने के लिए बने हैं, यानी उनका काम आपका फैसिलिटेट करना नहीं है बल्कि कोई गलती निकालना है। एक तो बताएं कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ बदलाव आया है क्या, और यदि फिर भी कोई चीज़ें अटकती है तो व्यक्ति क्या करे? देखिए, मेरा बहुत बदलाव आया। मैं मेरे बारे में और मेरे ऑफिस के बारे में या जहाँ जहाँ मैंने काम किया उसके बारे में मैं बिल्कुल निश्चयपूर्वक कह सकती हूँ। मैं हमेशा ये बात बहुत ही पुरजोर तरीके से कहती हूँ कि रूल्स जो भी बने हैं दे आर टू फैसिलिटेट, वो लोगों की हेल्प करने के लिए बने हुए हैं। रूल्स कैन बी इंटरप्रेटेड इन ईदर वे, आइदर दिस वे और दैट वे। हमको सरकार ने, हम लोग जो फाइनेंस वाले लोग हैं, हम सरकार के वॉच डॉग्स हैं। हमारा ये मेन एम रहता है कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हो, उसमें कहीं कहीं कोई अगर कमी हो तो वो हम रूल्स के हिसाब से देख लें। लेकिन ये कदापि सरकार की मंशा नहीं है कि काम नहीं हो और ना 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 करते चले। हमारा काम ऑडिट करने का नहीं है, हमारा काम है काम करना। तो डेफिनेटली इस तरह के माइंडसेट के लोग हर जगह होते ही हैं। कोशिश हम ये कर सकते हैं कि अपने काम से, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि इट इज़ अ फिल्टर डाउन इफेक्ट। अगर आप टॉप पे अच्छा काम करते हैं तो फिल्टर होते होते नीचे वाले तक में वो भावना आती है कि नहीं, ईमानदारी ऊपर है तो नीचे तक जाती है। बिल्कुल। भारती जी, जाते जाते उदयपुर के लोगों और ख़ास तौर से महिलाओं से क्या कहेंगी? मैं अपने पेंशनर्स अगर सुन रहे हैं तो मैं उन पेंशनर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आपकी बहुत हार्ड अर्न गाड़ी कमाई है। जैसा कि बोला अभी कि ये आपका सम्मान है, तो आपके सम्मान में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगी। मैं यहाँ छोटा सा एक बताती हूँ कि एक प्रधानाध्यापिका थी, उनके पति की कैंसर से डेथ हो गई थी, तो बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप किया और मैंने 3 दिन में उनका केस निपटाया। तो जो भी सुन रहे हैं उनको मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी परेशानी हो, आप मेरे को पर्सनली मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मेरे ऑफिस आने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बिल्कुल आपके अनुभव का, जितने भी वरिष्ठ जन हैं, आपके अनुभव का और आपकी जो भी आपने जीवन में सीखा है उससे हमें कुछ सीख मिले, वो मैं चाहती हूँ। यंगस्टर्स को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत समय बिताते हैं। वो जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं, वो गूगल तो आपके बगल में ही बैठे हुए हैं, तो उनके साथ समय जी हाँ जी। तो उनके साथ समय बिताइए। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो थोड़ी सी, अब ज़रूर वो रिपीट करते हैं कुछ बातें, वो सुन लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि एक दिन हम लोग भी सब इसी फेज़ में आएंगे। तो उनका रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जो वृद्ध जन हैं उनकी कहीं कहीं बहुत स्थितियां ख़राब हैं, तभी आजकल इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। और हमारा जो हिंदुस्तान है जिसमें हम पितरों को पूजते हैं, हम पितरों को इतना सम्मान देते हैं, तो जो जीवित हैं उनको तो, उनके प्रति तो सम्मान रखिए। ये आपके लिए मैसेज है। और अपना काम बहुत ईमानदारी, डेडिकेशन और फोकस तरीके से कीजिए, तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे। भारती राज, आपका हृदय से आभार।